अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन से हमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। फिर हमने डिफ्यूजन्स देखी थी, डिफ्यूजन्स की टाइप्स देखी थी, सिंपल डिफ्यूजन देखी थी, फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखी थी, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था कि सब क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स हमें हमें ये मान के चलना है कि हर ऑर्गेनल जो है, बेसिकली सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। जिस तरीके से इंसान की बॉडी में ऑर्गन्स हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनल्स। सही है। ये ऑर्गेनल्स पाए कहाँ जाते हैं? ये ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। ये रहा मेरा एक सेल, बीच में ये रहा न्यूक्लियस, और रिमेनिंग अब जितना भी आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है? मेरे पास साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या भरा हुआ है? सारे के सारे ऑर्गेनल्स। और इट ऑल्सो कंटेन्स, उसके अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होता है। मेन फंक्शन क्या होता है? ताकि ये अपने अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है। सही। ये सेल को नरिश भी करता है, सेल को ग़िज़ा भी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग विद सॉल्ट्स, शुगर्स, और ये मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। मीडियम प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से गाड़ी को रोड पे चलती है, तो जब तक रोड नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, इसी तरीके से साइटोप्लाज्म जब तक खुद नहीं होगा तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो नहीं सकते। ओके जी, आगे चलते हैं। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल का अपना स्ट्रक्चर है। सेल में, सेल जाहिर सी बात है, ऐसा गोल क्यों है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोस्केलेटन, जो सेल को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। सही। इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं और ट्रांसपोर्ट में उसकी हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं, जबकि फिलामेंट्स हमारे पास एक्टिव प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सही। फाइनली अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हमारे पास बेसिकली क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है हमारे पास, सिर्फ न्यूक्लियस को देख के हम बता सकते हैं कि सेल यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। पिछली क्लासेस में आपने डिटेल में पढ़ा है। न्यूक्लियस को 2 फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। बेसिकली ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखें, ये जो आपको ये लेयर नज़र आ रही है, ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर एनवेलप। ये अंदर से अलग लेयर, मतलब इसकी 2 पार्ट्स हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। सही। ये है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप। इस न्यूक्लियर एनवेलप में आपको ये देखें, छोटा सा पोर ये नज़र आ रहा है, एक 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 पोर ये नज़र आ रहा है। सही। ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर पोर्स हैं, जिससे हमारे पास एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से न्यूक्लियस के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है जी। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपको जो अंदर का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो आपको वाइट वाइट सा एरिया नज़र आ रहा है, ये सब क्या है? ये है हमारे पास, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था, ये था हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे आपको एग्रीगेशन ऑफ आरएनए नज़र आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये आपको जो नज़र आ रहा है एकदम डार्क सा, यहाँ पे आरएनए एकदम जमा हुआ है, भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। सही है। नॉन डिवाइडिंग सेल में जेनेटिक मटेरियल हमें कब देखने को मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिक नेटवर्क में। सही है। अच्छा जी, 4 पार्ट से ज़रा चारों को रिपीट कर लेते हैं। एक था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक था न्यूक्लियोलस, और एक था न्यूक्लियर पोर, और एक था हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर। अब चलते हैं ऑर्गेनल्स की तरफ। ओके जी, पहला ऑर्गेनल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जो यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। अंदर वाली लेयर के अंदर ना बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं। अंदर वाली लेयर अंदर से ऐसे फोल्ड्स हैं, ये देखें इस तरीके से फोल्ड हुई हुई है, और इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जबकि इस फोल्डिंग के अंदर जो आपको ये ब्लू कलर का जेल नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इस जेल के अंदर हमारे पास क्या सिंथेसाइज होता है? एटीपी, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रिस्पायरेशन का, मतलब रिस्पायरेशन की जगह हमारे पास कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि रिस्पायरेशन से फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो हमें पावर मिलती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी ज़िंदगी आप लोग नहीं भूलोगे, इतना पढ़ोगे। फिर है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सही है। और इसके अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा हॉलो ट्यूब्स नज़र आएंगी, नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स नज़र आएंगी। ये इस तरह की नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स, जैसे ये नहीं बना हुआ स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास क्या?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा हाँ, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो एकदम न्यूक्लियस से करीब होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना एक काम होता है। पहले तो ये जानते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रफ, जिनके ऊपर क्या अटैच होता है, राइबोसोम। ये देखें, ये क्या है मेरे पास, रफ। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से डॉट डॉट नज़र आ रहे होंगे, ये क्या है मेरे पास, ये है राइबोसोम। और एक होते हैं स्मूथ, जिनके ऊपर ये राइबोसोम अटैच नहीं होते। सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये बनाते हैं हमारे पास प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सही है। क्योंकि राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हुए और ये कहलाने लगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका भी क्या काम हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता और ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स को, ऑयल्स को, फॉस्फोलिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को। सही है। और ये हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट के लेवल को भी ये मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ से बनते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि आरएनए की एग्रीगेशन से बनता है। न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या बनाते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम्स फ्रीली भी फिर सकते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जाके अटैच हो सकते हैं। तो ये था मेरे पास राइबोसोम। राइबोसोम बना हुआ किससे होता है, आरएनए से, प्रोटीन से। हमारे पास ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम जो होते हैं हमारे पास या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हुए नजर आएंगे या तो पूरे सेल में बिखरे हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे। अब आगे चलते हैं। ये था मेरे पास गोल्जाई बॉडी। गोल्जाई बॉडी को गोल्जाई बॉडी इसलिए कहती हैं क्योंकि इसके डिस्कवरर का नाम था कैमिलो गोल्जाई, तो इसको उसके नाम पे रख दिया गोल्जाई बॉडी। इनका काम ये है कि पूरी सेल में चीज़ें बन गई, एनर्जी मिल गई और प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया, ऑयल बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। अब जिस तरीके से आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है, आप आपके किसी एरिया में कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे सबकी चीज़ें आती हैं, पोस्ट ऑफिस जाके उनको उनकी जगह पे जाके डिलीवर कर देता है। जैसे दराज का कोई पोस्ट ऑफिस होगा ना, उनको इतने सारे ऑर्डर रिसीव हो, वो क्या कर रहे हैं, जिस बंदे ने जो चीज़ ऑर्डर की थी वो वहाँ जाके डिलीवर कर दे रहे हैं। गोल्जी बॉडी ना पोस्ट ऑफिस है। इसके पास प्रोटीन्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट आ गए, फॉस्फोलिपिड्स आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब ये क्या करेगा, सेल में मौजूद जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसको वहाँ पहुँचा देगा। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है कि इसको और फूड चाहिए ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा है उसको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उसको एटीपी ला के दे। या फॉस्फोलिपिड या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल रही है कि मुझे यहाँ से अपने आप को रिपेयर करना है, मुझे फॉस्फोलिपिड ला के दो। तो ये है मेरे पास गोल्जी बॉडी का काम। ठीक है। It is important for protein to be transported through the Golgi bodies from where they are synthesis from where they are required। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहीं होती है और उसको ट्रांसपोर्ट कहीं और किया जाता है जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब कौन देखता है, गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़, अगर आप लोग गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको शैक्स नज़र आएंगे जिस तरीके से आपको वहाँ पे नज़र आ रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन वैसा ही है। और हर सैक को, मतलब ये जो हर आपको फोल्ड्स नज़र आ रही हैं, सेक्स मतलब ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं। जो इनके पास पड़े हुए प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स में क्या था, प्रोटीन था, अमाइनो एसिड था, ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था और लिपिड्स था, ऑयल्स था, फॉस्फोलिपिड्स था, ट्यूब्यूलिन था, उन सबको मॉडिफाई करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास, जो बनती कहाँ पे है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और भेज दी जाती हैं गोल्जाई में। और फिर गोल्जी बॉडीज़ में ये प्रोटीन वहाँ पे थोड़ी बहुत बदली जाती हैं, पैकेज की जाती हैं, डब्बे में रखी जाती हैं और जिसको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे पेश कर दी जाती हैं। ओके जी। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स जो होते हैं हमारे पास स्मॉल होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सेक्स विच फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म ट्रांसपोर्ट द। बेसिकली सिंपल वेसिकल्स उन ऑर्गेनल्स को कहते हैं जो अपने अंदर ना चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। सही है। वेसिकल कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग, अब वेसिकल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, अब अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं उसकी बेसिस पे भी वो क्लासीफाई हो सकते हैं। सही है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम हमारे पास कहाँ से बनता है, गोल्जी बॉडी ही बनाता है। और लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। भाई इतने खतरनाक एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम तभी काम आता है जब ना सेल में या तो कोई हमलावर हो गया तो लाइसोसोम जाके उस पर अपने एंजाइम, जहरीले एंजाइम छोड़ देता है, या फिर कोई फूड को डाइजेस्ट करना है, या तो फिर किसी फूड को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो फिर लाइसोसोम काम आता है। और ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता। जब सेल मर जाता है तो लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से सेल पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आते हैं हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है, सिंपल एक सेल की सेंटर की जगह है, मतलब सेल वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है। और ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट होता है या तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। सही है।
प्लांट सेल्स में ना वैक्यूल सबसे ज़्यादा जगह ले लेता है पूरे सेल की, और इस वैक्यूल की ना आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं, जो कि थोड़ी बहुत परमेबल होती है, और उस लेयर को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, जो पूरे वैक्यूल को सराउंड करती है। जैसे ये था वैक्यूल, इसके सराउंडिंग में एक लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है आपका? टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल है इसके अंदर ना एक सैप है, जिसके अंदर ना वाटर और कुछ अमाइनो एसिड्स भी हैं, मतलब यहाँ पे ना वाटर, लिक्विड और अमाइनो एसिड भरे हुए होंगे। ठीक है बच्चे। फिर क्या है, वैक्यूल हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोलिसिस में, एक्सक्रीशन में, और वाटर की स्टोरेज में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। फिर है हमारे पास क्या बच्चे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का काम बेसिकली ये है कि वो सेल डिवीजन करवाते हैं। सेंट्रियोल दिखते कैसे हैं? ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, और ये साइलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, मतलब साइलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं, ये साइलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं। और ये कंपोज होते हैं कितने? 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ये कंपोज होते हैं, ये होते हैं 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। और 9 ट्रिपलेट्स यानी 3 9 27, टोटल ये होते हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके। और ये अरेंज कैसे होते हैं? एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर ही होते हैं। साइटोसोम क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के वक्त अपने आप को सेल की तरफ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे इधर देखें, एक सेंट्रियोल इधर पड़ा हुआ, एक सेंट्रियोल इधर पड़ा हुआ। जब सेल डिवीजन होगी तो ये दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे? कोनों कोनों पे चले जाएंगे। क्या करेंगे? कोनों कोनों पे चले जाएंगे। फिर बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते थे? आप लोग मुझे बताओ। प्लास्टिड्स पाए जाते थे आपका प्लांट्स में और अलगी में। सही है। प्लास्टिड्स वो जगह है जहाँ पे क्या होते हैं? पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स का रोल कहाँ पे प्ले होता है? ऑब्वियसली पिगमेंट्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं प्लांट में? बहुत तरह के होते हैं। एक पिगमेंट होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, जो कि हमारे पास लीव्स में पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के जरिए प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सही है। और फिर होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलरफुल होता है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स होते हैं, जो कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और ऑटम लीव्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और फाइनली हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये होते हैं ज़्यादातर रूट्स में। आगे बस इतना सा था, आगे चलते हैं। यहाँ पे बात की हुई है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल है, जो कि बेसिकली एक प्लास्टिड है। और इसी डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। जैसे ये देखें, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया, ये रही इसकी पहली मेम्ब्रेन। सही। और ये रही इसकी दूसरी मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ना हमारे पास एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया था? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सही है। जो कि स्ट्रोमा को सस्पेंड करके रखते हैं। अच्छा हाँ, स्ट्रोमा के अंदर ना सिर्फ एंजाइम्स होते हैं, बल्कि आपको ये सिक्के नज़र आ रहे होंगे, मतलब सिक्के की तरह। और इनको हमने क्या नाम दिया है? ग्रैनम। क्या नाम दिया है? ग्रैनम। इन ग्रैनम का बेसिकली क्या रोल है कि ये अपने अंदर एनर्जी को, अपने अंदर क्या स्टोर कर रखते हैं? क्लोरोफिल। अच्छा इधर देखो, ये एक ग्रैनम है, इस ग्रैनम को बीच से हमने काट दिया। इस ग्रैनम को हमने, चलो दोबारा देखते हैं। ये था मेरे पास क्लोरोप्लास्ट। है ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है? एक प्लास्टिड है। कहाँ पाया जाता है? लीव्स के अंदर। ये है देखो डबल मेम्ब्रेन, ये रही इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन की साइड पे क्या पड़े हुए? बहुत सारे, क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या पड़े हुए? बहुत सारे ग्रैनम्स। ये देख रहे हो, ये सिक्के। और इस सिंगुलर को हम क्या कहेंगे? ग्रैना। अगर हमने एक ग्रैना को 20 से काट दिया, जैसे ये ग्रैना था, हमने इसे 20 को काट दिया, अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? थाइलाकोइड। जबकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू लेमिला। सही है। क्लोरोफिल क्या करता है बेसिकली? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये थे हमारे पास सारे तकरीबन ऑर्गेनल्स। अगला पोर्शन इस चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे एनिमल और प्लांट टिश्यूज से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।